दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपके समक्ष इतिहास विषय में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों के बारे में। ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें नया पढ़ने को मिलता है मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक वाली क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 19वां दिन है और अभी तक दोस्तों मैंने कवर कर लिया 540 सवाल। ठीक है, आपने कवर किया कि नहीं? अगर नहीं किए तो जाकर पूरी सीरीज को देखिए। आज सवाल नंबर 541 से लेकर के 570 तक के सवालों को दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा। विश्वास कीजिए, अगर इस सीरीज से आप जुड़े रहेंगे ना तो आपको कब 1000 सवाल होंगे, कब 2000 सवाल आप पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के इस क्लास में देखो कुछ खास मैंने आपके लिए लाया है। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से हिंदी इंडिविजुअल का शानदार बैच चल रहा, उसी तरह से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी मैं लेकर आया हूं, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस, हर एक विषय का फाउंडेशन बैच आ चुका है। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी बैच की इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, तब जवाब दीजिएगा। और याद रखिएगा आज हमारा 19वां दिन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, पीछे की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक सवाल आता दोस्तों कि बिंदुसार, जी हां दोस्तों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों जब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो हमने पता किया तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सामने आया। किसका नाम आया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है दोस्तों, इस मौर्य वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने नंद वंश के 9वें राजा घनानंद को हरा करके, पराजित करके नंद वंश की समाप्ति किया और मौर्य वंश की स्थापना किया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो चाणक्य का रहा। याद रखिए चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र दोस्तों कौन है? तो इन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार। जी हां दोस्तों, बिंदुसार इन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, एक और नाम पढ़ते हैं बिंबिसार। मैंने आपको बताया था बिंबिसार कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश इसके भी पहले चला है। ठीक है, सबसे शुरुआती में दोस्तों हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उस वंश के सभी राजाओं ने, जिन राजाओं ने गद्दी संभाली, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। इसीलिए उसे हम इतिहास के पन्नों में पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पीछे की बात है, इनका नाम बिंदुसार है। और अब आगे पढ़ने दोस्तों, बिंदुसार का पुत्र कौन है? तो याद रखेगा बिंदुसार का पुत्र अशोक अब गद्दी संभालेगा। हालांकि बिंदुसार के कई पुत्र थे, इसमें इसका बड़ा अशोक के बड़े भाई का क्या नाम था? सुसीम था, उसकी भी हत्या कर दिया था अशोक ने। तो याद रखेगा उसके बाद गद्दी संभाला था। तो फिलहाल उत्तराधिकारी के बारे में बात करा तो उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? याद रखेगा अशोक उत्तराधिकारी। एक सवाल और पूछ सकता है कि अशोक गद्दी पर कब बैठा और टाइम पीरियड क्या था दोस्तों जब एक गद्दी पर बैठा? तो याद रखेगा अगर हम मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य में दोस्तों हम पढ़ते हैं 323/322, कई सारी किताबों में अलग अलग दिया है। तो 322-23 के दौरान ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे। 298 बीसी में मृत्यु जब हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसके बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठता? बिंदुसार बैठता। और यहां पर हम अशोक की चर्चा कर रहे हैं। अशोक गद्दी पर कब बैठा है? तो याद रखेगा 269 बीसी में। जी हां दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के 269 साल पहले अशोक गद्दी पर बैठता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा वह मौर्य शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया? तो याद रखिएगा सुसीम की हत्या किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अशोक ने किया था। अशोक ने अपने सभी भाइयों की, चचेरे बचेरे जितने भाई थे सबको मार डाला। कहा जाता 100 से ज्यादा भाई थे, सबको मार डाला कि भाई कोई गद्दी न लेने पाए। और गद्दी का एकमात्र मालिक हो अशोक, तो अशोक ने सबकी हत्या करके दोस्तों तब गद्दी संभाली थी। याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और दोस्तों, अशोक की माता का नाम क्या था? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि अशोक की माता का नाम क्या था दोस्तों? शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। याद रखेगा इनकी माता का नाम था। और अशोक के दोस्तों पुत्र का क्या नाम था? तो अशोक के पुत्र का नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र इसके पुत्र का नाम है। पुत्री का नाम क्या है? तो इसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या था दोस्तों? संघमित्रा इसकी पुत्री का नाम था। याद रखेगा सुसीम की हत्या के बाद अशोक ने गद्दी संभाली। इस पॉइंट को याद रखेगा। लिख रहा राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? जी हां दोस्तों, उस समय अशोक जो है ये अवंती का राज्यपाल था। कहां का दोस्तों? याद रखेगा अवंती का। जी हां दोस्तों, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां का राज्यपाल था? तो याद रखेगा अवंती का राज्यपाल था जिस समय अशोक गद्दी पर बैठता। और अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखेगा 269 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 269 साल पहले की बात है। एक सवाल हो दोस्तों, अशोक जब राजा बन जाता है तो अशोक का शासन, जी हां दोस्तों, अशोक का शासन कितने प्रांत में था? प्रांत में अगर यह सवाल कभी पूछे ना तो बताएगा दोस्तों कि अशोक का शासन 5 प्रांत में था। ठीक है, कितना बड़ा साम्राज्य था
अशोक का? तो याद रखेगा अशोक का शासन 5 प्रांतों में फैला हुआ था, ठीक है। अच्छा, प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांत को उस समय चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रांत को चक्र नाम से जाना जाता था, यह भी याद रखेगा। और जो प्रांत के प्रशासक हुआ करते थे, यानी जो चक्र के प्रशासक हुआ करते थे, उन्हें 2-3 नामों से जाना जाता था। कहां लिखूं यार, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहीं से लिख दे रहा हूं। उन्हें कुमार भी कहा जाता था, उन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था, या उन्हें राष्ट्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रिक, ठीक है, राष्ट्रिक कहा जाता था। जो प्रांत के प्रशासक होते थे उनकी बातचीत कर रहे, ठीक है। सवाल यहां से काफी सारा आता है। अब जो बच्चे नए हैं उनको तो काफी मजा आ रहा होगा, जो पुराने बच्चे जो कहीं ना कहीं कोचिंग कर चुके हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, जरा वो अपने आप को आजमा ले कि ये सारी बातें आपको पता थी कि नहीं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखिए। अगला लिख रहा दोस्तों, किस अभिलेख में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? देखिए अशोक के कई सारे नाम थे, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ रहा दोस्तों उस अभिलेख का नाम बताइए जहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है दोस्तों? डायरेक्ट अशोक मिलता है। तो ऐसे 2 अभिलेख हैं दोस्तों, याद रखेगा, जहां अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक तो गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, एक गुर्जरा अभिलेख का नाम याद रखेगा, और एक मास्की अभिलेख का नाम याद रखेगा। गुर्जरा और मास्की, जी हां दोस्तों, गुर्जरा और मास्की अभिलेख, जो 2 ऐसे अभिलेख हैं दोस्तों जहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार सवाल परीक्षा में आता रहता है। चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसके पहले शिलालेख नहीं होते थे दोस्तों, भारत में शिलालेख का प्रचलन भी अशोक ने ही किया। किसने किया दोस्तों? अशोक ने किया। और आपको बता दूं ये 3 तरह की चीजें यहां पर देखने को लिए मिलता है, जैसे एक शिलालेख मिलता है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, शिलालेख मिलता है, इसी तरह से आपको स्तंभ लेख भी देखने को मिलता है, स्तंभ लेख, ठीक है। देखिए शिलालेख किसे कहा जाता है? जो बड़े बड़े चट्टानों पर, बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते थे उन्हें शिलालेख कहा जाता था। एक सवाल और याद रखेगा, शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखेगा इनकी संख्या 14 है, ठीक है। उसी तरह से स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो याद रखेगा इनकी संख्या 7 है, ठीक है। परीक्षा में आता है इसलिए आपको बता रहा हूं। तो पहला शिलालेख याद रखेगा, दूसरा स्तंभ लेख याद रखेगा, और तीसरा गुहा लेख याद रखेगा, ठीक है। गुहा लेख भी याद रखेगा, ठीक है। इसमें चीजें ज्ञात नहीं, इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूं, ज्ञात नहीं है क्योंकि खोज होते जाती है तो कभी न कभी कुछ न कुछ मिलते रहता है, तो यहां पर जानकारी पूर्ण नहीं है। बाकी शिलालेख की बात करें तो 14 याद रखेगा, स्तंभ लेख की बात करें तो 7 याद रखेगा, ठीक है। 3 तरह की चीजें होती, या तो शिलालेख होता, या तो स्तंभ लेख होता, या तो गुहा लेख होता है। और इसका प्रचलन भारत में सबसे पहले किसने किया? तो याद रखेगा अशोक ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख रहा पुराणों में, जी हां दोस्तों, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? दोस्तों अशोक को किस नाम से बुलाया गया? जिस तरह से दोस्तों अशोक का नाम अशोक 2 अभिलेखों में मिलता है, एक मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उसी तरह से पुराणों में दोस्तों अशोक का नाम क्या मिलता है? तो याद रखेगा यहां पर अशोक का नाम दिया गया अशोक वर्धन। क्या दिया गया दोस्तों? अशोक वर्धन नाम मिला है। कहां पर? याद रखेगा पुराणों में। पुराणों में से किस नाम से पुकारा गया? तो अशोक वर्धन नाम से पुकारा गया, याद रखेंगे। लिख रहा आधिकारिक सम्राट अशोक का किस नाम से उल्लेख किया जाता है? अगर हम ऑफिशियल नाम की बात करें कि अशोक का ऑफिशियल नाम क्या है दोस्तों, ऑफिशियल नेम क्या है, तो याद रखेगा ऑफिशियल नेम दोस्तों एक अलग मिलता है। देखिए नॉर्मली तो हमने पढ़ा कि पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया, बाकी कुछ अभिलेख ऐसे थे गुर्जरा और मास्की जहां पर इसका ओरिजिनल नाम मिलता है अशोक, जो नाम हम सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर याद रखेगा इसका आधिकारिक नाम क्या दोस्तों? याद रखेगा देवनाम प्रिय। क्या नाम दोस्तों? देवनाम प्रिय, याद रखेगा ये इसका आधिकारिक नाम है। जो सॉरी ये वाला नहीं, ये तो प्रचलित नाम है सर्वाधिक उपाधि वाली, इसका नाम मिलता है जो आधिकारिक वो है प्रियदर्शी। क्या है दोस्तों? प्रियदर्शी। जी हां दोस्तों, अगर ऑफिशियल पूछे तब प्रियदर्शी बताएगा, अगर आपसे राष्ट्रीय उपाधि पूछे किसकी राष्ट्रीय उपाधि क्या थी तब आप बताएगा प्रियनामदर्शी, ठीक है। सॉरी देवनाम प्रिय। क्या बताएंगे? देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिय, तब ये बताएगा। प्रियदर्शी कब बताएंगे? जब आपसे ऑफिशियल पूछे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक ऐसा सवाल है ना जो बच्चों को नहीं बताया जाता, क्लासरूम प्रोग्राम में तो कभी नहीं बताएगा, कोई टीचर आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि भैया इस बात को याद रखेगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको, 2 चीजें हैं, 3 बातें, 4 बातें, अभी मैं आपको याद दिला रहा हूं। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया?
क्या बताएंगे? अशोक वर्धन कहा गया। एक सवाल कंप्लीट। अशोक का नाम अशोक कहां मिलता है? दो अभिलेख है सर, एक गुर्जरा एक मास्की, वहां पर मिलता है। बहुत सही। तीसरी चीज क्या याद रखेंगे? इसकी राष्ट्रीय उपाधि क्या है? तब क्या बताएंगे दोस्तों? देवनामपीय। देवनामपीय इसकी राष्ट्रीय उपाधि है, ठीक है, याद रखेगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है जो यहां पर लिखा है? प्रियदर्शी इसका ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल आधार कार्ड वाला, वो क्या है? याद रखेगा, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से इसे जाना जाता है। अगला देखिए क्या लिख रहा है? करा अशोक ने कलिंग पर, जी हां दोस्तों, कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो याद रखेगा गद्दी पर बैठने के 9वें वर्ष में, ठीक है। जैसे गद्दी पर एक कब बैठा दोस्तों? तो गद्दी पर बैठा 269 बीसी में, ठीक है। और हमला कब करता है दोस्तों इस पर? तो याद रखेगा 261 बीसी में। तो याद रखेगा 8वें वर्ष, ठीक है, आठवें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष याद रखेगा यह हमला करता है। कहां पर? याद रखेगा कलिंग पर हमला करता है। अच्छा, कलिंग की राजधानी कहां है दोस्तों? कलिंग की राजधानी कहां है भैया? अगर ये परीक्षा में आ जाए तो बताइएगा, तोसली राजधानी है। कहां पर है दोस्तों? कलिंग की राजधानी कहां है? तोसली, ठीक है। कलिंग की राजधानी तोसली है। और कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक खारवेल था, लेकिन लड़ाई खारवेल से नहीं हुआ था। अशोक की जो लड़ाई हुआ था, जिसे हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 271 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, यह युद्ध नंद नामक राजा के साथ लड़ा गया था। किसके साथ? नंद नाम के राजा के साथ दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। इसे याद रखेगा। लिख रहा है कौन सा अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? जी हां दोस्तों, कलिंग का राजा, उसका नाम खारवेल है, सबसे प्रसिद्ध राजा है दोस्तों, ये सबसे प्रसिद्ध राजा है कलिंग का, याद रखेगा, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे जवाब क्या पूछ रहा है कि बताइए कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो उस अभिलेख का नाम ही दोस्तों खारवेल अभिलेख है, या फिर दोस्तों हम हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से उसे जानते हैं। किसके नाम से? हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से उसे जानते हैं। अच्छा, एक सवाल और अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये हाथी गुम्फा अभिलेख है कहां पर? तो ये बता दीजिए। आइए इसी की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। याद रखेगा हाथी गुम्फा अभिलेख आपके उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में सर कहां पर है? तो उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर में। सर भुवनेश्वर में कहां है? भुवनेश्वर में दोस्तों उदयगिरी पर्वत है। क्या है दोस्तों? उदयगिरी पर्वत है, उसी के पास में दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख है। मैं आज की क्लास में ना जितना अभिलेख आएगा ना, मैं उसका लोकेशन जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि बिना लोकेशन के हमेशा दिमाग से बातें स्किप होती हैं, तो स्किप नहीं करना भैया, एक एक चीज याद रखना है। लिख रहा है कलिंग, जी हां दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? याद रखें कलिंग के युद्ध में दोस्तों बड़ी जो है इतना ज्यादा मतलब खून हो गया था कि पूरी धरती की मिट्टी लाल हो गई थी खूनों से, इतना ज्यादा हत्याएं हुई थी इस कलिंग युद्ध के दौरान। अच्छा, कलिंग का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? आपको ये पता होना चाहिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेगा कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। जी हां दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखेगा अशोक वर्सेस राजा नंद। जी हां दोस्तों, नंद के बीच में हुआ था। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि दोस्तों इसके उपरांत किस धर्म का दोस्तों ग्रहण किया? तो याद रखेगा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा दोस्तों? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अगर हम इनके पिताजी की बात करें, किसकी? बिंदुसार की बात करें, तो बिंदुसार किस धर्म को मानता था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खनी गोसाल जी थे। और उनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे? तो याद रखेगा वो मानते थे जैन धर्म को। किसको मानते थे? जैन धर्म को। और उनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु जी थे। कौन थे? भद्रबाहु जी थे, याद रखेगा। तो बौद्ध धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म की दीक्षा दोस्तों इन्हें किसने दिया था? तो याद रखेगा दीक्षा दिया था उपगुप्त ने। किसने दिया था दोस्तों? उपगुप्त ने इन्हें दीक्षा दिया था। इतना सवाल पूछता है आपसे परीक्षा में, कम से कम इतनी बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों अशोक ने श्रीलंका भेज दिया। और अशोक ने अपने राज्य में कई लोगों को, जो महामाते थे, जो मंत्री थे, जो पुरोहित थे, सबको कहीं ना कहीं भेजा कि आप सब लोग अलग अलग देशों में जाइए, अलग अलग स्थानों पर जाइए, वहां बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताइए। इस तरह से कारनामा किया था। अपने पुत्र पुत्री को दोस्तों इसने कहां भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। तो इसे भी याद रखेगा। लिख रहा अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? अगर दोस्तों सीधा सीधा पूछ रहा लिपि ना, तो कई सारी लिपि, जैसे अशोक के ज्यादातर अभिलेख में दोस्तों ब्राह्मी लिपि देखने को मिलता है। पूरे भारत में दोस्तों ब्राह्मी लिपि मिलता है। दूसरा लिपि दोस्तों हमको कभी कभी खरोष्ठी लिपि भी देखने को मिलती है, खरोष्ठी लिपि। तीसरा याद रखेगा आर्मेयिक लिपि भी देखने को मिलता है। क्या दोस्तों? आर्मेयिक लिपि। जी हां दोस्तों, आर्मेयिक। तो याद रखेगा ब्राह्मी लिपि भी मिलता है, खरोष्ठी भी मिलता है, आर्मेयिक भी मिलता है। और दोस्तों एक चौथे रूप में दोस्तों आप ग्रीक भी याद रखेगा, ग्रीक लिपि
लिपि भी देखने को मिलता है। तो अशोक के अभिलेख कई सारी लिपियों में है। असल लिपि क्या होती है? लिखने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल। जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, क को किसने कहा कि पहले लाइन लेना है, फिर गोला बनाना, फिर लटका देना है? किसने कहा? ये देवनागरी लिपि ने कहा कि क ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखेगा। हो सकता है किसी दूसरी लिपि में दूसरे तरीके से क लिखा जाए, बांग्ला लिपि अलग होती है, ठीक है। मराठी लिपि तो देवनागरी में चलता है, आप पंजाबी लिपि की बात करें वो अलग लिखते हैं, दक्षिण भारतीय में जो द्रविड़ लिपि चलती है वो अलग चलती है। तो हर लिपि में अलग अलग तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। यहां अशोक के अभिलेख 4 लिपि मिले हैं, खास करके तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मी के 3 में ज्यादा है, ग्रीक वाला कम देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि। जहां दोस्तों इसका अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? भाई लास्ट वाला जो था ना, इसका अभिलेख कहां से मिला है? तो याद रखें दोस्तों, ज्यादातर ये अफगानिस्तान वाला जो बेल्ट था, अफगानिस्तान वाला बेल्ट, ठीक है, वहां से मिला है। क्योंकि आर्मेयिक की बात करें दोस्तों तो एक तरह से यूनानी लिपि से ये प्रेरित था, ग्रीक वगैरह, ठीक है। तो उधर ही वाले साइड में अफगानिस्तान से आगे, अफगानिस्तान, ईरान, इराक साइड में हालांकि उतना दूर तो अभिलेख देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो मुख्य तरह से मिले हैं, जैसे कंधार वगैरह में अभिलेख मिले हैं, वो सब दोस्तों प्रेरित हैं किससे? आर्मेयिक और ग्रीक से प्रेरित हैं। तो अफगानिस्तान वाले बेल्ट को आप याद रख सकते हैं। लिख रहा खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहां से मिले हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से। कहां से दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से दोस्तों ये प्राप्त हुआ है। इसे भी आप याद रखेगा, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से खरोष्ठी लिपि के अभिलेख देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई कौन सी लिपि कहां से मिला। पहले बता दिया कि ब्राह्मी लिपि, मतलब ये भारत के अंदर से दोस्तों ब्राह्मी लिपि के जो है अभिलेख देखने को मिले हैं। खरोष्ठी वाले ज्यादातर पाकिस्तान से मिले हैं या फिर उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा जो है, और बाकी आर्मेयिक और ग्रीक वाले ये आपके कांधार वगैरह और उधर आप काबुल साइड चले जाएंगे वहां पर, और आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, उस वाले बेल्ट से ये वाले मिले, ठीक है। तो इन्हें याद रखेगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे किताबें भी आ गई हैं। जनरली क्या होता है कि जो लोग पढ़ाते हैं किताब नहीं बनाते, लेकिन आजकल हमारी टीम दोस्तों किताबों पर काम कर रही है। कभी आप कोई भी किताब परचेज करिए ना, उसके कंटेंट को देखिए, तुलना कीजिए कि अगर हमने किसी दूसरे पब्लिकेशन का किताब लिया है तो उसमें और स्टडी 91 की किताब में क्या अंतर। हम करें किताब मत खरीदिए ना, पहले दुकान पे खड़ा होकर ऐसे कंपेयर कर लीजिए, दिल खुश हो तो किताब लीजिए। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे किताब आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि एक एक लाइन बड़ा सोच समझ कर लिखा गया है, उसमें आपकी भावनाओं को टटोला गया है। आप विश्वास मानिए, कोई एक किताब परचेज करेंगे मजा आ जाएगा। किताब आएगी कहां से? मार्केट से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, आपको घर बैठे किताब मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है सर पैसे नहीं, कैसा नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, किताब घर आ जाएगी तो पैसे दे देना, अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से ले सकते हैं। तो हर जगह किताब अवेलेबल है, आप जैसे चाहें वैसे परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिख रहा अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली? बच्चे कहेंगे सर बड़ा आसान सवाल आपने पूछ दिया। सर हम बचपन से पढ़ते हैं, जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में दोस्तों सफलता हासिल किया था। कब किया था? तो सर 1837 ईस्वी में किया था। सर ये तो पुराना सवाल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये पुराना सवाल होगा। कुछ नया पूछ दे क्या? कुछ ऐसा पूछ दे जिससे आपकी रूह थर्रा जाए। बताइए, जो ये सवाल नए बच्चों के लिए नहीं है, ये सवाल जो पुराने बच्चे उनके लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया, की खोज किसने की, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसने पढ़ा। देखिए दो सवाल है। अगर आपसे पूछता कि पहली सफलता किसे मिली पढ़ने में, एक शब्द यहां देखिए पढ़ने में, तो पढ़ने का काम तो भैया जेम्स प्रिंसेप ने किया था, लेकिन दोस्तों खोजने का काम किसने किया था? तो याद रखेगा उनका नाम था पाद्रेटी फैनथेलर। क्या नाम था दोस्तों? फैनथेलर। ये और कब इन्होंने दोस्तों ढूंढा था? तो 1750 ईस्वी में दोस्तों ढूंढ लिया था। पढ़ने का काम तो दोस्तों ज्यादा दिन बाद हुआ, 1750 में ढूंढा और 1837 में दोस्तों पढ़ा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अपनी किताब उठाइए ना या कॉपी उठाइए जो कोचिंग में आपको पढ़ाएगा, और एक बार टटोलिए कि किसी ने आपको बताया कि नहीं बताया, और नहीं बताया तो आपके साथ फिर की ले लिया गया, ठीक है। देखिए स्टडी 91 में सारी चीजें फ्री में मिल रही है, तो ये जरा सोचो कि अगर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो जो हमारा फाउंडेशन बैच है वहां क्वालिटी कंटेंट क्या होगा आप यही सोच लो। जिसकी ट्रेलर इतनी अच्छी हो उसका पिक्चर कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। आ जाओ आगे देखो, लिख रहा है सारनाथ स्तंभ। सर ये सारनाथ तो बनारस में पड़ता वही वाला सारनाथ? हाँ भैया, ये सारनाथ वही है जो वाराणसी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में स्थित है सारनाथ। याद रखेगा पहले इसी सारनाथ को हम ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। महात्मा बुद्ध ने जो पहली बार अपना उपदेश दिया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो यही सारनाथ है। इस सारनाथ स्तंभ लेख की खोज 19
1905 ईस्वी में दोस्तों किसने किया था। एक चीज और, इसी ऋषिपत्तनम में दोस्तों एक धमेक स्तूप बना हुआ है। क्या है दोस्तों, याद रखेगा, धमेक स्तूप। आपसे पूछता है धमेक स्तूप कहां पे, तो क्या बताएंगे, इसी ऋषिपत्तनम या सारनाथ में धमेक स्तूप है। यहां तो फिलहाल स्तंभ लेख की बात कर रहा है। और 1905 में इस स्तंभ लेख की खोज किसने किया था, तो ओटाइल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, ओटाइल ने किया था। यह थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा यूनिक सवाल है, नया सवाल, ठीक है भाई। हर कुछ घिसा पीटा दे दूंगा तो कैसे काम चलेगा, बच्चों को लगना भी तो चाहिए कि स्टडी 91 पर आए, कुछ नया मिल रहा है देखने को। लिख रहा किस अभिलेख में अशोक की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया। भाई अशोक ने कई सारी तीर्थ यात्रा की, तो उसका उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है, याद रखेगा, सातवें स्तंभ लेख में, सातवें शिलालेख में, सातवें शिलालेख में और आठवें शिलालेख में, सातवें और आठवें शिलालेख में इसकी यात्राओं का वर्णन है कि कई सारी तीर्थ यात्राएं किया। अब अशोक जो था दोस्तों बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, सर कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। हां, तो वहां पर गया था अशोक, कहां पर गया था, वहां गया था, और ये तीर्थ यात्राएं किया था। इसके बारे में जो उल्लेख है वो 7वां और 8वां शिलालेख जो है दोस्तों उसमें इसका उल्लेख दिया गया है। लिख रहा किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन, यहां दोस्तों हृदय परिवर्तन की बात की गई है, तो याद रखेगा 13वां शिलालेख। जी हां दोस्तों, 13वां शिलालेख जो दोस्तों 13वां शिलालेख याद रखेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों कलिंग की युद्ध का वर्णन है, और कलिंग का दिल बदल गया था, क्यों, क्योंकि उपगुप्त ने दीक्षा दे दिया था। उपगुप्त की दीक्षा के फलस्वरूप दोस्तों याद रखेगा इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लिख रहा कौशांबी अभिलेख को क्या कहा जाता है, कौशांबी अभिलेख कोई दोस्तों याद रखेगा रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रानी का अभिलेख का मतलब समझा नहीं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अशोक की एक रानी थी, अशोक की रानी थी, उनका नाम था दोस्तों याद रखेगा कारुवाकी। क्या नाम था दोस्तों, क्या नाम है, कारुवाकी नाम था। याद रखेगा जो कारुवाकी थी ना दोस्तों, इन्हीं के लिए दोस्तों इन्हीं का जो स्तंभ था, स्तंभ लेख था, उसी को हम रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं, याद रखेगा, ठीक है। और क्यों जाना जाता, कुछ स्पेशल था क्या, हाँ, दान देने के बारे में दोस्तों बताया गया, दान देने के बारे में दोस्तों उल्लेख है इस अभिलेख में कि रानी कारुवाकी ने दोस्तों दान दिया था, और उसी को हम कौशांबी अभिलेख कहते हैं, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं। बच्चा जान जाए, आज तो जान जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। देखिए अशोक का नाम कहां मिलता है दोस्तों, अगर अशोक का नाम पूछ देता तो आपको पता है कि मास्की और गुर्जरा में। जी हां दोस्तों, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख जो था दोस्तों याद रखेगा वहां पर अशोक का नाम मिलता है। और यहां दोस्तों मगध का सम्राट दोस्तों इसे किससे बताया, किस अभिलेख में बताया गया है, तो याद रखेगा भाब्रू स्तंभ लेख जो है, भाब्रू स्तंभ लेख जो है दोस्तों, भाब्रू स्तंभ लेख, उसमें क्या बताया गया दोस्तों, इसे सम्राट बताया गया है, मगध का सम्राट बताया गया। एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में, सर भाब्रू स्तंभ लेख कहां पर है, ठीक है। तो भाब्रू स्तंभ लेख भैया राजस्थान में स्थित है। सर राजस्थान तो बहुत बड़ा है, राजस्थान में कहां ढूंढेंगे हम लोग, तो जयपुर में चले जाएगा। सर जयपुर में कहां ढूंढेंगे, तो विराट नगर है। जयपुर में क्या है दोस्तों, विराट नगर है। ये उसी विराट नगर में भाब्रू स्तंभ लेख स्थित है, उसे याद रखेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वही स्तंभ लेख है जहां पर अशोक को मगध का सम्राट कहा गया। क्या कहा गया, मगध का सम्राट कहा गया, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहां पर स्थित है, तो याद रखेगा उत्तराखंड में कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत दोस्तों देहरादून पड़ता है। क्या पड़ता है, देहरादून। तो परीक्षा में हो सकता है देहरादून दे दे, और देहरादून के अंदर दोस्तों एक कलसी गांव मिलता है। क्या मिलता है, कलसी ग्राम मिलता है, ठीक है। उस कलसी ग्राम में अशोक का शिलालेख देखने को मिलता है, ठीक है। लिख रहा सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो याद रखेगा हम अशोक की चर्चा कर रहे हैं, और सांची का स्तूप बनवाया किसने, अशोक ने बनवाया था। अच्छा सांची का स्तूप है कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक जगह है सांची, ये वहीं पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सांची का स्तूप किसने तोड़ दिया था दोस्तों, इस स्तूप को किसने नष्ट कर दिया था, तो याद रखेगा नष्ट करने का काम किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, इस स्तूप को याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। आगे लिख रहा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, जी हां दोस्तों भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया। कौन सा अभिलेख था दोस्तों जिसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया, तो याद रखेगा हाथी गुंफा अभिलेख। कौन सा, हाथी गुंफा अभिलेख में सबसे पहले किसका जिक्र किया गया, याद रखेगा भारतवर्ष का जिक्र किया गया। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो सर ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहां पर स्थित है, सर आपने बताया था
था यह भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में कहां स्थित है सर? आपने बताया था कि यह उदयगिरी पर्वत के पास स्थित है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। देखिए स्टडी 91 की क्लास में कुछ ना कुछ यूनिक तो आपको मिलता रहेगा, बस आप मजे के साथ पढ़ना शुरू कर दो। लिख रहा दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष माने क्या होता है दोस्तों? दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। क्या होता है दोस्तों? अकाल। लिख रहा अकाल की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भाई कौन सा अभिलेख है जिसके माध्यम से अकाल की जानकारी मिलती है? तो याद रखेगा सोहगौरा अभिलेख। क्या नाम दोस्तों इसका? इसका नाम है सोहगौरा अभिलेख। ठीक है, अच्छा ये सोहगौरा अभिलेख सर कहां पर है? याद रखेगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं सोहगौरा अभिलेख के बारे में। सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। एक गांव है राप्ती नदी के तट पर दोस्तों, एक गांव है सोहगौरा। वहां पर जो अभिलेख मिला है उससे अशोक के समय में जो अकाल पड़ा था उसके बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। लिख रहा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। जी हां दोस्तों, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? याद रखेगा यह एरड़ से प्राप्त होता है। कहां से मिलता है दोस्तों? एरड़ से मिलता है। सर ये एरड़ कहां पड़ता है? तो एरड़ याद रखेगा दोस्तों, ये एरड़ पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में आपने सागर जिला सुना होगा, उस सागर जिला के अंतर्गत दोस्तों एरड़ की बात आती है। ठीक है, वहां पर दोस्तों मिलता है लिखित प्रमाण पहला सती प्रथा का। जी हां दोस्तों, और किसके समय में दोस्तों ये लिखा गया था? तो याद रखेगा शासक थे उस समय भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त शासक थे, उन्हीं के समय में दोस्तों इस एरड़ अभिलेख को लिखा गया है, याद रखेंगे। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए। लिख रहा अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई? बताया गया कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए। किस में बताया गया दोस्तों? तो याद रखेगा पहले शिलालेख में बताया गया। कहां बताया गया? पहले शिलालेख में या प्रथम शिलालेख में बताया गया। प्रथम शिलालेख को दोस्तों गिरनार के नाम से भी जानते हैं। गिरनार के नाम से भी जानते हैं। गिरनार, जी हां दोस्तों, गिरनार संस्करण कहा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में या तो दे दे प्रथम शिलालेख या फिर गिरनार संस्करण दे सकता है। गिरनार संस्करण के नाम से भी इसे जाना जाता है, जहां पर पशु बलि की निंदा की गई। तो अशोक ने कहां पर दोस्तों इतने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की हत्या कर दिया था कलिंग युद्ध के दौरान, और वो फिर पशु बलि को मना कर रहा है। इतना ज्यादा चेंज अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दोस्तों ये सारा ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। लिख रहा है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण। जी हां दोस्तों, हूण आक्रमण की जानकारी ये किस लेख से दोस्तों मिलती है? तो याद रखेगा आपने सुना होगा कभी भीतरी स्तंभ लेख के बारे में, नहीं सुना तो याद रखेगा भीतरी स्तंभ लेख को याद रखेगा, जिसमें हूण आक्रमण के बारे में कि भारत पर भी दोस्तों हूण आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा ये कहां पर है? तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो याद रखेगा गाजीपुर में है। और गाजीपुर में कहां पर है? तो गाजीपुर में आपने सैदपुर का नाम सुना होगा। सैदपुर में दोस्तों ये भीतरी स्तंभ लेख है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। लिख रहा अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त होता है? ग्रीक और आर्मेयिक दोनों भाषाओं में मिलता है, तो याद रखेगा सर ए कुहना। जी हां दोस्तों, सर ए कुहना अभिलेख है, जिसमें दोस्तों याद रखिए दो भाषा में मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, दो भाषा में लिखा हुआ। कौन कौन सा? ग्रीक भी है और आर्मेयिक भी है, दोनों भी है। तो याद रखेंगे कहां से मिला दोस्तों? तो याद रखेगा कंधार से मिला है। कहां से मिला? कांधार से मिला है। ठीक है, कांधार से मिला है। और उस जमाने में कांधार को कंधार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंधार कहा जाता था। तो कहीं कहीं पर इसे कंधार का अभिलेख भी कहा गया है। लिख रहा अशोक के कौन से शिलालेख में संगम राज्य के बारे में पता चलता? संगम जो कि दक्षिण भारत में राज्य था उसे संगम राज्य कहते थे। ठीक है, तो उसके बारे में किससे पता चलता है? तो जो दूसरा अभिलेख है और जो 13वां अभिलेख है। ठीक है, दूसरा और 13वां। ठीक है, 13वें में याद रखेगा कलिंग के बारे में, कलिंग युद्ध भी बताया गया। 13वें में क्या है? कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। और 13वें में संगम राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। दूसरा और 13वें में क्या मिलता है? संगम राज्य की जानकारी मिलती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कब आपके 30 सवाल समाप्त हो गए आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, स्टडी 91 पर क्लास करने का यही मजा है। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे, मिलजुल कर आप पढ़ाई करिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। स्टडी 91 पर आकर के इनके प्लेलिस्ट में जाकर के आप और विषय को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए हमारा हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, जो हमारा वेबसाइट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बाकी किताब भी आ गई, चाहे मार्केट से परचेज करिए, चाहे वेबसाइट से परचेज करिए, एप्लीकेशन से परचेज करिए, सब कुछ अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो अमेजन चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे आ जाइए, वहां पर भी दोस्तों
किताबें अवेलेबल है तो उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है। एक निवेदन आप सभी से है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तभी आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाएगा क्लास का कि भाई कब कौन सी क्लास चलती है और आपको पता चल पाएगा। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन जरूर लाइक करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।